गुड इवनिंग बच्चों। आज आप लोगों ने पेपर दिया, बड़ा ही अच्छा लगा और पेपर बहुत ही अच्छा आया है, जिसको कह सकते हैं आप लोग कि 90 बेटा आप आराम से कर सकते थे, ऐसा पेपर आया। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है और बच्चों में भी एक खुशी का माहौल है, क्योंकि बायो का पेपर बहुत ही अच्छा आया हुआ है। मेरा मानना है कि जो भी बच्चे पढ़े हैं वो 90 प्लस स्कोर करेंगे ही करेंगे। जो 90 क्वेश्चन है, 90 में आउट ऑफ 90 बेटा करना ही है, और वो इतने अच्छे क्वेश्चन हैं कि आप ईजी कर सकते हैं। और केवल और जो खुशी की बात है वो कि एनसीईआरटी के बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, और जो पढ़ाया गया वो तो पढ़ाया गया है, इसके बाहर भी नहीं आया है। तो आइए हम लोग देखते हैं आज के पेपर को, जो 13 को पेपर मतलब आज शाम को जो पेपर हुआ उसका एक सलूशन देख लेते हैं, उसका एक आंसर देख लेते हैं, जिससे आपको आसानी हो सके, आप अपने को मिला सकें, मैच करा सकें कि कौन सा पेपर या कितना हम स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। तो आइए बेटा, यहाँ पर है ये देखिए बायोलॉजी का सॉल्यूशन है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूटिव, यहाँ पर दिया क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर दिया गया है टू कॉन्स्टिट्यूटिव बेस पेयर। कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब समझते हैं दो पास के जो बेस पेयर हैं, इतनी वैल्यू दी गई है इसकी, और ये टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितने दिए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इन डबल हेलिक्स इन अ टिपिकल मैमेलियन सेल इज द 6.6। और फिर आपसे क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ द डीएनए। लेंथ ऑफ डीएनए आपको दिया, लेंथ ऑफ डीएनए आपसे पूछा गया है, तो इसके लिए एक फार्मूला बताया गया है। आपको याद रखना पड़ेगा कि लेंथ जो निकाला जाएगा, लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेंथ की वैल्यू हो जाएगी यहां पर जो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, इनटू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर। तो आप आइए रखते हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर। तो बेस पेयर किसी भी टिपिकल मैमेलियन सेल में कितने हैं, 6.6। तो ये वैल्यू हो जाएगी 6.6 × 10⁹। बेटा एक छोटा सा और याद रखिएगा कि जब भी यहाँ पर देखिए, जब भी यूनिट दी जाएगी सेम यूनिट में आप कैलकुलेशन करेंगे, कभी भी यूनिट के बाहर कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे। मींस कैलकुलेशन जब भी करेंगे सेम यूनिट पर करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए बेस पेयर कितना दिया गया है, ये 0.34 नैनोमीटर। यहाँ पर क्या दिया गया है, नैनोमीटर, और यहाँ पर वैल्यू 9 है। तो आइए इसको रख लेते हैं 0.34 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब कितना होता है, इसको हम पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। तो ये हो जाएगा, ये 10⁻⁹ हो जाएगा। तो -9 प्लस ये कट गया, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर हम दोनों इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर लगभग 2.24 मीटर के आसपास लेंथ आएगा। तो 2.24, आइए आंसर मैच कराते हैं। 2.25, ये आंसर सही है क्या, नहीं, इसलिए नहीं सही है क्योंकि ये वैल्यू गलत है। 2.2 ये आंसर मैच कर रहा है, ये आंसर सही हो सकता है, लेकिन हम लोग बेटा और देखेंगे 2.7 ये भी गलत हो जाएगा, और ये 2 ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वैल्यू कितनी आ रही है, 2.24 आ रही है। तो किसके वैल्यू के पास में है, ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा, 2.2 मीटर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका था, आपको ये याद रखना पड़ेगा। जो लेंथ है, लेंथ क्या होता है, अगर हमें लेंथ को कैलकुलेट करना है तो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर देख लेना है और डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में नंबर, ये डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर नहीं दिया होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर नहीं दिया होता है, तो आप उसको अपने से मान के रख लेंगे। दिया है तो बेस्ट है, नहीं दिया है तो ये अपने से मान के रख लेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हो गया 2.2 मीटर। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या, बाइलेटरल सिमेट्रिकल एंड ए शिलोमेट एनिमल्स आर एग्जाम्प्लीफाइड बाई। क्या देखो, आपको देखना क्या है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो सिमेट्री होती है
जो सिमेट्री होती है वो कैसी सिमेट्री होती है, बाइलेटरल। और बाइलेटरल सिमेट्री कहाँ से स्टार्ट होती है, बाइलेटरल सिमेट्री हमेशा स्टार्ट कहाँ से होगी, हमेशा स्टार्ट होगी प्लेटी हेलमिंथेस से। तो आप इससे पहले की सिमेट्री देखो, जैसे हम लोग ये देखते हैं कि स्पॉन्जेज हो गई, स्पॉन्जेज में कैसी सिमेट्री होती है, मोस्टली एसिमेट्रिकल होता है, मोस्टली क्या हो जाएंगे, एसिमेट्रिकल होंगे। बस इसका एक एक्सेप्शन केस है, ल्यूकोसोलेनिया। ल्यूकोसोलेनिया में कैसी सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री। अब आप अगले क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से सुनिए। अगर हम लोग इसके आगे वाला फाइलम को देखें, जैसे हाइड्रा या सिलेंट्रेट्स में, सिलेंट्रेट्स में भी कौन सी सिमेट्री होगी, रेडियल सिमेट्री। तीनों फॉर्म में कौन सी सिमेट्री होगी, रेडियल सिमेट्री। इसके बाद प्लेटी हेलमिंथेस से स्टार्ट होकर के, कहाँ से, प्लेटी हेलमिंथेस से स्टार्ट होकर के क्या आप जानते हैं प्लेटी मीन्स क्या होता है, फ्लैट। हेलमिंथेस मीन्स क्या हो गया, वर्म। तो ये फ्लैट वर्म हो गया। फ्लैट वर्म क्या हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होकर के कहाँ तक, हम लोगों तक, मीन्स मैमल्स तक। मैमल्स तक कैसी सिमेट्री होगी, बाइलेटरल सिमेट्री होगी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है एसिलोमेट। एसिलोमेट का मतलब क्या हो गया, जिसमें सिलोम एब्सेंट होगा। और सिलोम किस में एब्सेंट होगा, जिसमें बॉडी कैविटी नहीं होगी। मतलब देखो, आप 2 पॉइंट आप याद रखो कि सिलोम अलग है, बॉडी कैविटी अलग है। बॉडी कैविटी अगर होगी भी तो भी सिलोम नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि सिलोम की ओरिजिन हमेशा क्या होती है, मीजोडर्मल होती है। अगर वो मीजोडर्मल नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग स्पंज की बात करें तो स्पंज में पैरागैस्ट्रिक कैविटी या स्पंजोसील है, कैविटी तो है, बट क्या सिलोम है, क्या सिलोम नहीं है। हाइड्रा में सिलेंट्रॉन कैविटी है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, तो क्या उसमें सिलोम होगा, नहीं होगा। तो सिलोम क्या पूछ रहा है, नहीं है। तो सिलोम अगर नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, प्लेटी हेलमिंथेस। अब यहाँ पर देखो, जैसे एस्केलमेंथीज है, एस्केलमेंथीज में क्या हो जाएगा, बाइलेटरल सिमेट्री होगी, बाइलेटरल सिमेट्री होगी। बट यहाँ पर जो सिलोम होगा वो कैसा होगा, स्यूडो सिलोमेट हो जाएगा। बेटा ये आपको ध्यान रखना, स्यूडो का मतलब क्या हो गया, फाल्स हो गया। एनिलिडा, अब यहाँ पर आओ, एनिलिडा में कैसी सिमेट्री होगी, बोलो ना, एनिलिडा में सिमेट्री होगी बाइलेटरल सिमेट्री। बट बेटा यहाँ पर जो सिलोम होगा वो यू सिलोमेट होगा, और यू मीन्स क्या हो जाएगा, ट्रू सिलोम। अब ट्रू सिलोम करने का मतलब क्या हो गया, ट्रू सिलोम अगर आप बोल रहे हो, इसका मतलब ही है कि यहाँ पर ट्रू सिलोम अगर आप बोल रहे हो, इट मीन्स यहाँ पर मेसोडर्मल लाइनिंग है। बट अब क्योंकि आप ये जानते हो कि यहाँ पर क्या होता है, यू सिलोमेट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है क्या, साइजोसिलोम, और दूसरा होता है एंटीरोसिलोम। तो जो साइजोसिलोम, साइजो मीन्स क्या होता है, साइजो मीन्स होता है स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। तो ये जो बनेगा स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से, इसका एग्जांपल हो जाएगा एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। और एंटीरोसिलोम का जो एग्जांपल होगा वो हो जाएगा कहाँ से, इकाइनोडर्मेटा टू कार्डेटा, इकाइनोडर्मेटा टू कार्डेटा। तो आंसर ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। टीनोफोरा में कैसी सिमेट्री होगी, बाइलेटरल सिमेट्री नहीं है, यहाँ पर ये गलत हो गया। टीनोफोर्स में रेडियल सिमेट्री होती है, कैसी होगी, रेडियल सिमेट्री। तो बेटा आप ऑलरेडी क्या हो गया, गलत हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ पर क्या गलत हुआ, बाय रेडियल सिमेट्री हो गई, इसलिए ये आंसर भी गलत है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, प्लेटी हेलमिंथेस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, आइए बेटा यहाँ पर कॉलम को मैच कराना है, कॉलम को मैच कराना है। तो कैसे मैच करेंगे आप, देखिए, ग्रिगेरियस पॉलीफेगस पेस्ट। ग्रिगेरियस का मतलब समझते हो कि नहीं, ग्रिगेरियस का मतलब होता है झुंड में रहने वाला। तो आप कहोगे सर कॉलोनियल मतलब भी झुंड में रहने वाला, कॉलोनियल मतलब भी क्या होता है, ग्रुप में रहने वाला, ग्रिगेरियस का मतलब भी ग्रुप में। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, जो ग्रिगेरियस होता है ये ग्रुप में रहेगा बट कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, एक दूसरे में या एक दूसरे की हेल्प नहीं करेगा। और ये पॉलीफेगस मतलब प्लांट पेस्ट है ये, तो ये क्या हो जाएगा,
इसका आंसर पहले का लोकुस्टा, लोकुस्टा मतलब समझते हो ना, टिड्डी, पहले का क्या होगा, फोर्थ हो गया। अब यहां पर देखो एडल्ट विथ रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विथ बाइलेटरल सिमेट्री। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या आपको ये 100% पता होना चाहिए कि इसका जब हम लोग बाइलेटरल सिमेट्री बोलते हैं तो बाइलेटरल सिमेट्री कहां से कहां तक बोले हैं, बाइलेटरल सिमेट्री हम लोगों ने बोल रखा है कहां से, बाइलेटरल सिमेट्री प्लेटिहेल्मिन्थेस टू मैमल। बट बेटा इसका एक एक्सेप्शन केस है, कौन सा, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेट में लाइक द स्टारफिश, स्ट्रियास जिसको बोलते हैं, वहां पर क्या होगा, वहां पर लार्वा में तो बाइलेटरल सिमेट्री है बट एडल्ट में रेडियल सिमेट्री हो जाती है। एडल्ट में क्या हो जाएगी, रेडियल सिमेट्री हो जाएगी। आइए आंसर मैच कराते हैं। एडल्ट विथ एस्ट्रियास, एस्ट्रियास का मतलब कौन सा फिश, स्टारफिश। तो यहां पर इसका पहला आंसर ये देखिए। फिर है बुकलंग्स। बुकलंग्स किस में पाया जाता है, बुकलंग्स दो एग्जाम्पल आपको पढ़ने हैं बुकलंग्स के, एक स्कॉर्पियन हो गया, दूसरा क्या होगा, स्पाइडर हो जाएगा। ये दोनों एरेक्निडा से बिलोंग करते हैं। एरेक्निडा किससे बिलोंग करता है, आर्थ्रोपोड से। इसका मतलब कि इसका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। बायोलुमिनेसेंस, बायोलुमिनेसेंस का मतलब क्या होना भाई, जो इमिट करता हो लाइट को, इमिट द लाइट। जैसे हम लोग हिंदी में बोलें कि जुगनू, जुगनू का क्या मतलब है भाई, लाइट को जो क्या करेगा, इमिट करेगा। क्या रात में लाइट को इमिट करेगा क्या, नहीं, वो हमेशा लाइट को इमिट करता रहता है क्योंकि रात में वो दिखता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बायोलुमिनेसेंस। और बायोलुमिनेसेंस एक ही एग्जाम्पल आपके बुक में दिया गया है, वो कौन सा है, टिनोफोरा या टिनोप्लेना का एग्जाम्पल है, उसका टिनोप्लेना एग्जाम्पल है। वैसे होने को बेटा एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नाक्टिलू का भी, बट उनमें जो आपके आंसर है उसको मैच करा लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा, थर्ड। तो आइए मैच कराते हैं। थर्ड, इसका आंसर पहले का फोर्थ हो गया, फर्स्ट सेकंड, मतलब ये पहला आंसर करेक्ट हो गया हमारा। तो ये समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच इज द इंपॉर्टेंट साइड द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इन द यूकैरियोटिक सेल्स। सीधा सा कंसेप्ट है, आप मुझे बताओ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोगों ने नाम सुना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा भाई, ये प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, लिपिड एंड स्टेरॉयड हार्मोन का फॉर्मेशन करता है। वैसे एक काम और भी होता है इसका, डिटॉक्सिफिकेशन करना। क्या काम करना, डिटॉक्सिफिकेशन करना। तो बेटा प्रोटीन बन कहाँ रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब मान लो कि प्रोटीन क्या हो गए, उसकी फैक्ट्री हो गई। फैक्ट्री कौन हो गई, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब फैक्ट्री में सामान वहीं रहेगा क्या, अब भाई उसकी क्या करना है, उसकी प्रोसेसिंग करनी होती है। प्रोसेसिंग मतलब उसको कहाँ भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे, फैक्ट्री में। फैक्ट्री से निकाल करके उसको गोदाम में या गोडाउन में लेके जाएंगे, वहाँ पर उसकी पैकेजिंग वगैरह करेंगे। अगर पैकेजिंग करते हैं तो पैकेजिंग का काम कहाँ पर होता है, हमेशा याद रखना, पैकेजिंग का काम गोल्जी बॉडी में होगा। मॉडिफिकेशन होगा, मॉडिफाइड होकर के फिर वो एक्सपोर्ट का काम करेगा। तो इसीलिए गाल्जी बॉडी का जो मेन काम होता है वो क्या करना, मॉडिफिकेशन करना। किसका, जैसे प्रोटीन है तो प्रोटीन किससे मैं किया, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के, बता देना, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के क्या बनाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन। और जो ग्लाइकोप्रोटीन है, दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोसाइलेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोसाइलेशन। बेटा फिर देखो ये क्या था, यहां पर था कार्बोहाइड्रेट और ये लिपिड हो गया, तो क्या बना, ग्लाइकोलिपिड। और दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोसाइडेशन। ध्यान से सुनो, ये ग्लाइकोसाइलेशन है, ये ग्लाइकोसाइडेशन है। अगर ये ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्लाइकोसाइलेशन या ग्लाइकोसाइडेशन की प्रोसेस कहाँ होगी, तो आंसर तू क्या बताएगा, गाल्गी बॉडी। पराक्सीसोम किस में हेल्प करता है, पराक्सीसोम क्या काम करता है भाई, यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। पॉलीसोम क्या होता है मालूम है, पॉलीसोम पता है कि नहीं। पॉलीसोम का मतलब होता है कि जब हम लोग प्रोकैरियोट का देखते हैं तो इसका एमआरएनए एक स्टैंड होता है। एमआरएनए के स्टैंड पर ये राइबोसोम की यूनिट क्या हो जाएगी,
ये ऐसे जुड़ जाएगी। यही क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा, इसके ग्रुप को हम लोग बोलते हैं पॉलीसोम्स। ये कहलाएगा पॉलीसोम्स। और ये देखिए, ये पॉलीसोम प्रोटीन की सिंथेसिस का काम करेगा, और ये जनरली बेटा किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में। तो अल्टीमेटली ये आंसर भी हमारा कट गया, ये आंसर कट गया। अब आप देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैंने पहले ही बता दिया कि अगर ये प्रोटीन की सिंथेसिस बोलता तो ये आंसर करेक्ट हो जाता है, इसलिए ये भी ऑप्शन कट गया। बचा क्या, गोल्जी बॉडी। तो जो गोल्जी बॉडी है यही मॉडिफिकेशन का काम करता है। तो आइए, मुझे उम्मीद है बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्यू आर कॉम्प्लेक्स इन अ स्टैंडर्ड ईसीजी रिप्रेजेंट। क्यू आर कॉम्प्लेक्स बेटा, जब आप देखो इसमें क्या होता है, एक होता है पी वेव, दूसरा होता है क्यू आर एस वेव, और तीसरा होता है टी वेव। पी वेव जो रिप्रेजेंट करता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, पी वेव रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ द ऑरिकल। बेटा ये डीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, क्यू आर एस डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट करेगा, और टी वेव किसको रिप्रेजेंट करेगा, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। किसको, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो दोनों, पहले दोनों डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन का मतलब क्या हो गया, एट्रियल एक्साइटेशन, मतलब एट्रियल सिस्टोल। जो एट्रियल सिस्टोल होगा वो कौन सा, पी वेव को रिप्रेजेंट करेगा। वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, वेंट्रिकुलर एक्साइटेशन होगा, वो कौन होगा, क्यू आर एस। तो हमसे आंसर क्या पूछ रहा है, किस कॉम्प्लेक्स को, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। अगर हम लोग इसको फिगर के फॉर्म में देखें तो ये पी वेव हो गया, ये हमारा क्यू आर एस, ये हो गया क्यू आर एस। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल या वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा। डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन, डी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो डीपोलराइजेशन है वो एक्साइटेशन है, किसका एक्साइटेशन है, वेंट्रिकल का। कंट्रैक्शन होना, मतलब आप इसको ऐसे समझो, ये राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इनमें अगर कंट्रैक्शन होगा, अगर इनमें कंट्रैक्शन होगा तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्यू आर एक्स को, अरे बड़ा क्यू आर एस को रिप्रेजेंट करेगा ये। तो ठीक है, आंसर कौन हो जाएगा, डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मैच द फॉलोइंग कॉलम, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बट आइए मैच कराते हैं। फ्लोटिंग रिब्स, आप एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लो, फिर अपने आप आ जाएगा ये। इधर देखो क्या होगा, यहां पर होगा ये स्टर्नम, और ये क्या होगा भाई, वर्टिब्री। ये किस साइड में है, डॉर्सल साइड में। स्टर्नम कहाँ है, आगे की ओर, इसको हम लोग ब्रेस्ट बोन बोलते हैं। ये स्टर्नम हो गया। अब यहाँ पर जो रिब्स होती हैं, रिब्स आप कितने टाइप पढ़े हैं, 3 टाइप्स पढ़े हैं। जो रिब्स होती हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पेयर्स होती हैं। ये कैसी होती हैं, पेयर्स होती हैं। तो जब पेयर्स होंगी बेटा 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, पेयर्स में है ना। अगर ये 7 पेयर्स हैं तो दोनों तरफ अटैच हैं कि नहीं है, वर्टिब्री से भी अटैच हैं, स्टर्नम से भी अटैच हैं। तो इस टाइप के रिब्स को हम लोग बोलते हैं ट्रू रिब्स। क्या बोलेंगे, ट्रू रिब्स। और ट्रू रिब्स कितना पेयर हो गया, 7 पेयर्स। बेटा एक चीज़ और याद रखो, इसको हम लोग क्या और क्या बोलेंगे, इसका नाम देखो, इसको बोलते हैं वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। क्या बोलेंगे, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। क्यों, क्योंकि ये वर्टिब्री है ना, ये स्टर्नम है, दोनों से कनेक्ट हो रहा है, इसलिए दोनों का नाम क्या रखेंगे, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। राइट बेटा। अब देखो ये 7th की यहाँ पर क्या होगा, हाइलिन कार्टिलेज होता है। 7th पर क्या लगा होता है, हाइलिन कार्टिलेज। इस हाइलिन कार्टिलेज से 8वां और 9वां, 8th पेयर 9th पेयर, ठीक है,
और ये 10th पेयर, इनको हम लोग बोलते हैं फॉल्स, क्या बोलेंगे, फॉल्स रिब्स। बेटा फॉल्स रिब्स समझते हो ना, तो फॉल्स रिब्स कौन कौन हो जाएगा, 8वीं 9वीं और 10वीं, किससे अटैच है ये, 7वीं के स्टर्नम्स के 7वीं रिब से, रिब के किस पार्ट से, ये हाइलिन कार्टिलेज है। कौन सा कार्टिलेज है, हाइलिन कार्टिलेज है। अब इसका नाम बोलो मुझे, फॉल्स रिब्स का क्या नाम हम रख सकते हैं, इधर वर्टिब्रो बोलेंगे, वर्टिब्रो कांड्रल रिब्स। क्यों वर्टिब्रो कांड्रल क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो जो कार्टिलेज है वो कांडल वर्ड यूज करेंगे, तो वर्टिब्रो कांडल हो जाएगा। अब इसके बाद देखो ये 11th और 12th वाली, ये वर्टिब्री से तो अटैच है बट स्टर्नम के पास नहीं पहुंच रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फ्लोटिंग रिब्स। आइए मैच कराते हैं, ये फ्लोटिंग रिब्स है। फ्लोटिंग रिब्स क्या हो जाएगा, डू नॉट कनेक्ट विद द स्टर्नम। तो पहले का जो आंसर होगा वो क्या मिल गया, चौथा। आइए बेटा देखते हैं यहाँ पर एक्रोमियन प्रोसेस, स्कैपुला ग्लिनाइड कैविटी। तो मैं आपको एक छोटा सा फिगर से आपको समझा दूं, ये हमारी बोन है जिसको हम लोग बोलते हैं स्कैपुला। स्कैपुला हमेशा याद रखना डार्सल साइड की बोन है, फ्लैट बोन है, दूसरे से 7वीं रिब्स के बीच में पाई जाएगी, 2nd to 7th रिब्स के बीच में पाई जाती है। ये ट्रायंगुलर है, कैसा है, ट्रायंगुलर है, फ्लैट है, डार्सल साइड की बोन है, और इसके याद रखना बेटा यहाँ पर एक कैविटी पाई जाती है, इस कैविटी का नाम है ग्लिनाइड कैविटी। ये ग्लिनाइड कैविटी ह्यूमरस यहीं पर अटैच होता है, ये जहाँ पर हैंड अटैच है ना वही है ग्लिनाइड कैविटी। और यहाँ पर देखो इसी से लगा हुआ, यहाँ से क्या होता है, इधर हमारी तरफ देखो, यहाँ से क्या लगा है, यहाँ से लगा है ये कॉलर बोन, और कॉलर बोन ये देखो ये स्टर्नम में आकर अटैच होता है, तो ये प्रोसेस जो कहलाएगा एक्रोमियन प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर देखो एक्रोमियन प्रोसेस किस में है, एक्रोमियन प्रोसेस स्कैपुला, एक एक मैच करा लेते हैं। चलिए हमारे पास क्या था, यहाँ एक्रोमियन प्रोसेस है, हेड ऑफ द ह्यूमरस, स्कैपुला क्लेविकल। देखिए अब देखो यहाँ पर क्या मैच कर रहा है, जैसे अगर हम लोग इसकी बात करें स्कैपुला की, तो स्कैपुला की पोजीशन दिया है, कहाँ पर दिया है, लोकेटेड बिटवीन द 2nd and 7th रिब्स। इसका मतलब किया बेटा क्या हो जाएगा, इसका सी वाले का कौन हो जाएगा, फर्स्ट। अब देखो अब इसके बाद कौन सा है, एक्रोमियन प्रोसेस और ग्लिनाइड कैविटी। ग्लिनाइड कैविटी कहाँ पर है, ये ग्लिनाइड कैविटी में ही हेड ऑफ द क्या हो जाएगा, ह्यूमरस जाकर के फिट होगा ना। इसका मतलब कि हमारे पास चौथे के पास पर क्या हो जाएगा, 2nd, और बाकी क्या हो जाएगा, एक्रोमियन प्रोसेस क्लेविकल हो जाएगा। तो आंसर मैच कराओ। तो आंसर बेटा पहले वाले का क्या होगा, चौथा, दूसरे का कौन सा किया हमने, दूसरे का तीसरा, और ये तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 3rd करेक्ट हो जाएगा। तो आइए आगे के क्वेश्चन को देखा जाए। हाँ एक बेटा क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया गया है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस डन बाई। देखो एक्सपेरिमेंटल, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स अगर कोई नाम आए तो आप याद रखना टी.एच. मॉर्गन, टी.एच. मॉर्गन। शटन एंड बोवेरी, शटन एंड बावरी साहब को बेटा हम लोग बोलते हैं क्या, इन्होंने दिया था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को दिया था, और मेंडल साहब को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर क्या है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, इन्होंने किस पर काम किया था, मॉर्गन साहब ने किस पर काम किया था, किस पर काम किया था, बोलो ना भाई, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर पर, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर पर काम किया था। तो जो ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रूट फ्लाई। एक मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको बता दूं कि जब भी ड्रोसोफिला आ जाए, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर, देखो भाई अगर ड्रोसोफिला का या फ्रूट फ्लाई का अगर पूछा जाए कि मेन फूड क्या होगा तो क्या लगा सकते हो, तो आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, इसके नाम में ही लिखा है ड्रोसो मतलब होता है डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज मतलब होता है ग्लूकोज, फिला मीन्स क्या, लवर,
जो डेक्सट्रोज लवर होता है, डेक्सट्रोज लवर का मतलब जो ग्लूकोज को खाता है। और क्या किसी फ्रूट में ग्लूकोज पाया जाता है क्या बेटा? जनरली फ्रूट में फ्रक्टोज पाया जाता है। तो ग्लूकोज किस में पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है राइपन बनाना में। इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है राइपन बनाना, ईस्ट, इनमें ये क्या पाया जाएगा? इसका मतलब कि इसका जो मेन फूड होगा या तो ईस्ट ऑप्शन दे देगा या तो क्या देगा? राइपन बनाना। मिलेनोगैस्टर, यहाँ पर मिलेनिन मतलब क्या होता है? मिलेनिन पिगमेंट, गैस्टर मतलब पैचेज। तो इसकी बॉडी पर जगह जगह पर मिलेनिन पिगमेंट के क्या पाए जाते हैं? पैचेज पाए जाते हैं, जिस पर काम किया था किन्होंने? टी.एच. मॉर्गन। इसीलिए इनको मॉर्गन साहब को एक रिगार्ड दिया गया फादर ऑफ ड्रोसोफिला जेनेटिक्स। इनको एक रिगार्ड दिया गया क्या? फादर ऑफ ड्रोसोफिला जेनेटिक्स। तो आंसर आपको मैच करा दिया मैंने, ये हो गया थर्ड का आंसर, थर्ड आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप यहां पर देखो, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। सैपवुड इज इन्वॉल्व इन अ कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रीड। बेटा सैपवुड, सैप और हार्टवुड, बेटा आप दोनों का कंसेप्ट ध्यान से सुनो। ये देखो, ये हुआ हार्टवुड और ये हुआ सैपवुड, ये हुआ हार्टवुड। यहां पर जो हार्टवुड होगा, वुड कहने का मतलब बेटा क्या हो जाएगा? आप एक छोटा सा पॉइंट याद रख लो, अगर जैसे ये वुड लिखा है इसका मतलब हो गया ये सेकेंडरी जाइलम। ठीक, अब ये फिगर से आपको एकदम क्लियर हो गया कि सैपवुड पेरिफेरल रीजन पर है। किस रीजन पर है? पेरिफेरल रीजन पर है। और हार्टवुड बेटा कहां पर है? सेंट्रल रीजन पर है। और सेंट्रल रीजन पर है तो जो हार्टवुड होता है ये हमेशा क्या होगा? ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा, कभी भी फिजियोलॉजिकली एक्टिव नहीं होगा। फिजियोलॉजिकल एक्टिव का मतलब क्या? ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा, बट क्या नहीं प्रोवाइड कराएगा? कभी भी वाटर का कंडक्शन नहीं करेगा। तो वाटर का कंडक्शन कौन कर सकता है? सैपवुड। इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम, ये आंसर, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है? इनकरेक्ट। अभी आगे मैच कराते हैं आंसर को। ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? करेक्ट। सैपवुड द इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम एंड लाइटर इन कलर। बेटा ये स्टेटमेंट एकदम सही है, बट थोड़ा सा गलती हो गया। क्या? ये देखो, ये गलत हो गया। ये क्या हो गया? गलत हो गया। अगर यही क्या लिखा? पेरिफेरल लिख देता तो आंसर भी सही हो जाता, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछ रहा है, इसलिए मेरा आंसर ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिलहाल इसको भी मैच करा देते हैं। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ टेनिन रेजिन आयल, हार्डवुड इज डार्क इन कलर, एकदम सही है। हार्डवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर एंड गिव द मैकेनिकल सपोर्ट, ये भी सही है। तो आंसर कौन सा सही हुआ? जो इनकरेक्ट है वो ये है। कोई डाउट तो है नहीं यहां पर? आगे बढ़ा जाए। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो ये बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड में आपको पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं। एक को हम लोग क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं हम लोग यहां पर एडिनो हाइपोफाइसिस, और दूसरा क्या होता है? न्यूरो हाइपोफाइसिस। जो एडिनोफाइसिस है इसको एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है ना, इससे दो हार्मोन रिलीज होते हैं, उसका नाम है क्या? एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। और जो एडीएच होता है इसकी जब डिफिशियंसी होती है तो यहाँ से एक डिजीज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? डायबिटीज इंसिपिडस। क्या होता है? डायबिटीज इंसिपिडस। तो पिट्यूटरी का ए का कौन सा ऑप्शन मैच कराया हमने? थर्ड। आइए, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड से एक डिजीज है, कौन सा डिजीज? ग्रेव्स डिजीज, मिक्सोडिमा, ग्रेव्स या मिक्सोडिमा डिजीज। बेटा ये क्या होते हैं? इसका मतलब है कि यहाँ पर जो थायराइड ग्लैंड की अगर प्रॉब्लम होती है तो मिक्सोडिमा डिजीज होगा। मतलब जिसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, मैं इसके पूरे डिजीज का नाम लिख दे रहा हूँ, GCM हो। मतलब कि ग्वाइटर काज करेगा, क्रिटिनिज्म काज करेगा, मिक्सोडिमा एंड हैशिमोटो डिजीज, ये सब किसके हैं? थायराइड के। तो यहाँ पर इसका जो बी वाले का आंसर होगा ये फर्स्ट हो जाएगा। एडिनल ग्लैंड, एडिनल ग्लैंड से
भाई एड्रिनल ग्लैंड के कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट है ना, कार्टेक्स एंड मेडुला। तो जो मेडुला होता है उससे 2 हार्मोन निकलते हैं, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। कार्टेक्स से कितने हार्मोन निकलते हैं? 3 कौन से होंगे? 3 जो होंगे वो हो जाएगा ग्लूकोकार्टिकॉइड, मिनरलोकार्टिकॉइड एंड सेक्स कार्टिकॉइड। और इनमें से अगर डिफिशियंसी होती है तो कौन सा डिजीज होता है? एडिशन डिजीज। तो एडिशन डिजीज में मैच कराते हैं, तो एडिशन इसका क्या हो जाएगा? ये चौथा हो जाएगा। पैंक्रियाज, पैंक्रियाज में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कौन सा डिसऑर्डर होगा? तो डायबिटीज मिलेटस, जिसको अब इस डायबिटीज और इस डायबिटीज में क्या अंतर है? ये डायबिटीज में यूरिन के साथ शुगर पास होता है, इस डायबिटीज में यूरिन के साथ शुगर पास नहीं होता है। इसमें क्या होता है? इसमें डायूरेसिस कंडीशन होती है। डायूरेसिस का मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि एक्सेस या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है। जो क्या होता है? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है। तो बेटा ये पूछा गया है, आंसर आप मैच करा लो। आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? इसका सेकंड हो गया, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ एंड, तो आंसर हमारा ये करेक्ट हो गया। आगे देखा जाए, मैच द ऑर्गेनिज्म विथ यूज इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का सवाल है बेटा, ये देखते हैं। आइए, यहाँ पर बैसिलस थ्योरेंजेनेसिस, ये क्या है भाई? बैसिलस थ्योरेंजेनेसिस आपने एकदम 100% पढ़ रखा है, बीटी। और बीटी कार्टन वाला नाम तो सुना ही होगा ना। तो बीटी कार्टन में जो प्रोटीन होता है वो कौन सा प्रोटीन होता है? क्राई प्रोटीन है। क्या नाम है बेटा? क्राई प्रोटीन है। यहाँ पर जो जीन है वो क्राई जीन है। तो क्राई प्रोटीन, इसका मतलब कि बैसिलस किससे रिलेटेड है? क्राई प्रोटीन से। क्राई प्रोटीन का मतलब कौन हो गया? चौथा, थर्मस एक्विटिकस। हाँ, थर्मस एक्विटिकस, ये बेटा बीच का इधर वाला पार्ट इधर आ गया है। थर्मस एक्विटिकस किसका पार्ट है? डीएनए पॉलीमरेज बेटा, टैग पॉलीमरेज, जिसको क्या बोलते हैं? टैग पॉलीमरेज। क्या आपको पता है कि हम लोग जब पढ़ते हैं क्या? पीसीआर, पीसीआर का मतलब क्या हो गया? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में कौन कौन से पार्ट होंगे? देख गया। पहला, जैसे इनमें क्या होता है? ब्रेकिंग होता है, बॉन्ड ब्रेक होगा, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन के जो डीएनए है, डीएनए के बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक होंगे, और ये हाई टेम्परेचर पर होते हैं, लगभग 94 डिग्री सेल्सियस पर होते हैं। फिर इसके बाद इसका क्या होगा? इसका एनिलिंग। एनिलिंग का मतलब होता है रीनेचुरेशन, फिर से स्टेबलाइज करना, बॉन्ड को स्टेबलाइज करना। फिर इसके बाद होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब क्या होना? फैल जाना, काफ़ी ज़्यादा बना लेना। तो ये 3 प्रोसेस होते हैं, और इसमें जो एंजाइम होता है वो एंजाइम कौन सा होता है? टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज का मतलब डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए पॉलीमरेज, ऐसा डीएनए पॉलीमरेज जिससे ऑब्टेन्ड होगा वो क्या हो कहलाएगा? थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया, जो हाई टेम्परेचर पर क्या करता है? सर्वाइव करता है। तो इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी का डीएनए पॉलीमरेज, बी का थर्ड हो गया। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशेंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशेंस, इसको हम लोग बात करते हैं। एग्रोबैक्टीरियम जो ट्यूमिफिशेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं, जेनेटिक इंजीनियर है ये क्या करेगा? क्लोनिंग वेक्टर का काम करेगा। वेक्टर मतलब समझते हो कि नहीं? जो फॉरेन जीन को क्या करेगा? कैरी करा के लेके जाएगा, जो एक जगह से दूसरे जगह जीन को लेके जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो गया फर्स्ट, साल्मोनेला टाइफिमोरियम। साल्मोनेला टाइफिमोरियम क्या काम करता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ आरडीएनए या फर्स्ट आरडीएनए मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले साल्मोनेला टाइफिमोरियम पर काम वर्क किया गया, जो फर्स्ट आरडीएनए बना। आरडीएनए का मतलब क्या? रिकम्बिनेंट डीएनए। फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए किसका यूज किया गया? साल्मोनेला टाइफिमोरियम का। तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मैच कराओ भाई। इसका क्या हो जाएगा? सेकेंड। तो हमारे पास क्या हो गया? फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब पहला आंसर हमारा करेक्ट हो गया।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रिस्पेक्टिवली इन देयर स्ट्रक्चर। ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ पाया जाता है भाई? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट में। और किस में पाया जाएगा? न्यूक्लिक एसिड में। कार्बोहाइड्रेट में पाया जाएगा और किस में पाया जाएगा? न्यूक्लिक एसिड में। अब न्यूक्लिक एसिड हम लोग अगर मैच कराएं या कार्बोहाइड्रेट मैच कराएं, चलो भाई ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल क्या है? न्यूक्लिक एसिड है क्या? नहीं है। क्या ये कार्बोहाइड्रेट है क्या? नहीं है। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन प्रोटीन है, यहाँ हो सकता है, बट ये आंसर गलत है। इसका मतलब ये आंसर गलत हो गया। सेलुलोज, ये क्या होगा? यहाँ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाएगा, बट यहाँ लेसिथिन है। लेसिथिन क्या है भाई? लिपिड है। लेसिथिन फास्फोलिपिड है ना, तो ये नहीं होगा, ये भी कट गया। काइटिन, यहाँ पर क्या हो जाएगा? एन एस्टिल ग्लूकोसामीन होगा, बेटा कोलेस्ट्रॉल लिपिड हो गया। ये आंसर हमारा क्या हो गया? कट गया। अब बचा क्या? इनुलिन एंड इंसुलिन। वाह, यहाँ पर देखो थोड़ा सा एस क्वेश्चन का, एस नाम का डिफरेंस है। क्या एस नाम का डिफरेंस है भाई? यहाँ पर इनुलिन है, यहाँ पर इंसुलिन है। इंसुलिन क्या है तुम्हारा बेटा? प्रोटीन। और इनुलिन क्या है? फ्रक्टोज का पॉलीमर। तो ये पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, अगर पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज है तो फ्रक्टोज क्या है? शुगर है ना, तो शुगर में कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहां पाया जाएगा। इसका मतलब तीसरा आंसर करेक्ट हो गया। नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। बेटा ये तो मैं जानता हूं कि बहुत से बच्चे गलत किए होंगे। क्यों? क्योंकि आपको तुरंत कहा गया कि भाई ये जैसे डीएनए है तो डीएनए का क्या करना है? ओपनिंग करनी है। इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? हेलिकेज। और आपका पहले ही आंसर दिया है, आप आंसर पहले लगा दिए होंगे। क्यों लगा दिए होंगे? क्योंकि आपको क्या लिखा कि डीएनए को ब्रेक करना है। बट बेटा पूछा क्या जाता है, पूछा क्या गया है, इसको देखो। ये मजेदार बात मैंने यहाँ पर ऑप्शन लगा रखा है। ये ट्रांसक्रिप्शन पूछ रहा है, रेप्लिकेशन नहीं पूछ रहा है। ये रेप्लिकेशन के समय क्या करेगा? ये रेप्लिकेशन के समय हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करेगा। और जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो उस समय सारा काम एक ही एंजाइम करता है, वो है नाम क्या? आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये तीनों काम करता है। तीनों का मतलब समझ रहे हो ना? निकिंग का भी काम करता है, काटने का भी काम करता है, जोड़ने का भी। सॉरी बेटा, ये हमारा गलत हो गया, ये हमारा गलत हो गया। तो आंसर कौन सा? ये हो गया। अब देखो जैसे डीएनए लाइगेज है, लाइगेज कहीं पर आ जाए, लाइगेज का मतलब क्या करना? लगेज। लगेज समझते हो ना? जोड़ देना, उठा लेना, उसको क्या कर देना? जोड़ देना। और पॉलीमरेज, जैसे ही पॉलीमरेज कहा, इसका मतलब होता है कॉपी बना देना, एक से अधिक कॉपी बना देना। इसका मतलब कि ये रेप्लिकेशन का काम करेगा। ये देखिए, ये रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा, जबकि ये ट्रांसक्रिप्शन आपसे पूछ रहा है, तो ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉलीमरेज करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज रिमूव्ड, चलो भाई अगर हम लोग कॉकरोच के गर्दन को उड़ा दें, कॉकरोच के हेड को उड़ा दें, लेकिन वो फिर भी बहुत दिन तक या कुछ दिन तक जिंदा रहता है। जिंदा वो क्यों रहता है मालूम है? अरे भैया इसीलिए जिंदा रहता है कि क्योंकि उसके हेड के रीजन में उसका नर्वस सिस्टम बहुत कम पार्ट होता है, छोटा सा पार्ट होता है। हेड के रीजन में नर्वस सिस्टम का बहुत लिटिल बिट पार्ट होता है, बाकी और पार्ट कहाँ पर होते हैं? सब इसके वेंट्रल नर्व कार्ड के पार्ट में होते हैं। तो अल्टीमेटली इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? द हेड होल्ड अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम वाइल द रेस्ट इन सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल पार्ट ऑफ इट्स बॉडी। क्लियर है ये? तो चलिए ठीक है। अगर और ऑप्शन को आप देखना चाहें, द कॉकरोच डज नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम, बेटा ऐसा कैसे हो सकता है? नर्वस सिस्टम तो है ना इसमें। फिर देखिए, द हेड होल्ड 1/3 ऑफ द नर्वस सिस्टम वाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड इन द अलोंग द डार्सल पोर्शन ऑफ द बॉडी। बेटा ये गलत है, यहाँ डार्सल पोर्शन, ये डार्सल पोर्शन होना ही नहीं है। जब भी होगा कहाँ पर होगा? वेंट्रल साइड पर होगा। मैंने एक चीज बता रखा था, ये देखो ये क्या हो गया? ये हो गया ईसोफेगस, यहाँ पर होगा सुप्रा गैंग्लिया, और यहाँ से क्या निकला होता है? यहाँ से वेंट्रल नर्व कार्ड निकला होता है। और वेंट्रल नर्व कार्ड जो होता है वो याद रखना वेंट्रल पार्ट ऑफ इट्स बॉडी। अगर आपसे फिर देखिए
द सुप्रा एसोफेजियल गैंग्लिया ऑफ द कॉकरोच आर सिचुएटेड इन द वेंट्रल पार्ट ऑफ एब्डोमेन। गलत, ये डार्सल पार्ट में होता है। तो आंसर बेटा क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड करेक्ट आंसर होगा। आइए और मैच कराते हैं अगले क्वेश्चन को। सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। बेटा इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का कंसेप्ट आप याद रखो क्या होता है। देखो ये इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन का मतलब जानते हो क्या होता है? ब्रीदिंग इन। जब हम ब्रीदिंग इन करते हैं तो ये इंस्पायरेशन की प्रोसेस है। एक्सपायरेशन का मतलब क्या होता है? ब्रीदिंग आउट। अब ब्रीदिंग आउट करने का मतलब हो गया पैसिव प्रोसेस, इन कहने का मतलब एक्टिव प्रोसेस। अगर हमें एक्टिव प्रोसेस करना है तो आपको दो चीजें याद रखनी पड़ेगी मेरी। ये देखो, ये मैंने बताया, ये हो गया स्टर्नम, ये हो गया रिब्स। यहां पर रिब्स के बीच में ये देखिए ये मसल्स होती हैं। रिब्स के बीच में जो मसल्स होती हैं उनको कौन सी मसल्स बोलते हैं? उनको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। कौन सी मसल्स? इंटरकोस्टल मसल्स। और वो भी कौन सी इंटरकोस्टल मसल्स? अब दो हो गई, एक बाहर की ओर, ये बाहर की ओर है, एक अंदर की ओर है। इसका मतलब कि दो टाइप होता है, एक होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और दूसरा होता है, ये एक्सटर्नल है, दूसरा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। और एक और बेटा याद रखना, डायफ्राम की मसल्स को कौन सी मसल्स कहेंगे? डायफ्राम की मसल्स को हम लोग फ्रेनिक मसल्स बोलते हैं। डायफ्राम की मसल्स को कौन सी मसल्स कहेंगे? फ्रेनिक। फ्रेनिक। तो जो डायफ्राम की मसल्स है, देखो आप यहां पर एक छोटा सा स्टेटमेंट ध्यान रखो, ये है इंस्पायरेटरी मसल्स। इंस्पायरेटरी मसल्स केवल दो होती हैं, एक तो डायफ्राम की मसल्स हो जाएंगी और दूसरी कौन सी होती है? डायफ्राम की मसल्स के दूसरा होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। बेटा यही तो कंफ्यूजन है। और ये जब दोनों कंट्रैक्ट होंगी, ये जब दोनों कंट्रैक्ट होंगी तो थोरेसिस कैविटी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। जब वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर घट गया। बेटा जब आप सांस लेते हो, जब आप ब्रीदिंग करते हो तो डायफ्राम देखो ऐसे है, डायफ्राम ऐसे है, जब ये एयर आएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब कि जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया। जब वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर उसके अंदर का क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसका मतलब देखो, कंट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम ये सही है, कंट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ये सही है। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज, नो, पल्मोनरी वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पल्मोनरी वॉल्यूम यहां पर अगर ये इंक्रीज होता तो आंसर सही हो जाता, इंक्रीज होना चाहिए था। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज यहां लिखा है, डिक्रीज होना चाहिए। बेटा एयर कम होगा और आपको ये जानते हैं ना कि ये पैसिव, ये कैसा प्रोसेस और डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर या हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज़्यादा है तभी इंटर करेगा, ऑक्सीजन का मतलब एयर अगर ज़्यादा है तभी इंटर करेगा। इसका मतलब है कि जब ये हम लोग ऐसे कह सकते हैं, ये डायफ्राम था, इस पे ये थोरेसिस कैविटी हो गई। जब ये एयर आएगा तो ये एक्सपेंड करेगा, ये क्या होगा? एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड का मतलब ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे, और ये इधर की ओर फैल जाएगा, ये इधर फैल जाएगा। इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया। जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। P इनवर्सली रिलेशन टू किसके? वॉल्यूम। बायल्स लॉ पढ़ा है हम लोगों ने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? इसके अंदर का वॉल्यूम घटा, प्रेशर क्या हो गया? प्रेशर घट गया। प्रेशर घट गया तभी क्या करेगा? एयर इंटर करेगा। तो आंसर मैच करा लो भाई। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरा स्टेटमेंट गलत, चौथा स्टेटमेंट गलत। तो आंसर मिलाओ, ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को। विच मेथड वाज अ न्यू ब्रीड हिसारडेल ऑफ द शीप बाय द यूजिंग बीकानेरी, एविस या इप्स एंड मेरिनो रैम्स। बेटा मेरिनो रैम्स देखो आप, इनमें क्या है? ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये इनब्रीडिंग सॉरी बेटा
इन ब्रीडिंग का मतलब क्या, इन ब्रीडिंग मतलब सेम ब्रीड के बीच में क्रॉस होना, तो इसलिए ये गलत हो गया, सेम ब्रीड है नहीं बेटा, दोनों अलग अलग है, ये कट गया। म्यूटेशनल ब्रीड का मतलब क्या होना चाहिए, म्यूटेशनल ब्रीड का मतलब हुआ कि इसमें कोई ना कोई, जैसे किसी ना किसी रेज का इफेक्ट होगा, कोई रेज का इफेक्ट तो दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए म्यूटेशनल ब्रीड हो नहीं सकता ये। आउट क्रॉसिंग भी नहीं होगा। बचा क्या, क्रॉस ब्रीडिंग। ये देखिए ये दोनों क्या हैं, ये दोनों अलग अलग हैं, इनके बीच में क्या कराया गया, क्रॉस, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, क्रॉस ब्रीडिंग। तो क्रॉस ब्रीडिंग ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो बेटा ये 15 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया।